Good morning, dear student. Today we will read a poem, Wind. The poem Wind is composed by Subramaniam Bharati. Let's know about Subramaniam Bharati with this PPT. So look at the PPT and know about the poem. The first slide of this PPT belongs to the Tamil poet Chinnaswamy Subramaniam Bharati. He is also known as Bhartiyar, and he was born in December 1882 and was died in 11 September 1921. He was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, a social reformer and a polyglot. वह न केवल एक तमिल राइटर थे, पोइट थे, जर्नलिस्ट थे, उसके साथ साथ वो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और उसके साथ साथ वो बहुभाषी व्यक्ति थे, यानी कई सारी भाषाओं के जानकार भी थे। पॉपुलरली नॉन एज महाकवि भारती, उनको महाकवि भारती के रूप में जाना जाता है। ही वॉज ए पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोइट्री एंड इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर ऑफ ऑल टाइम। वो तमिल पोइट्री के एक ध्रुव निर्माता थे और उन्हें उस तमिल पोइट्री के अंदर एक बहुत महान और ऊंचा स्थान प्राप्त है। कई सारी तमिल लिटरेरी फिगर्स उस समय के उनके द्वारा ही लिखे गए, कई सारे रचनाएं उन्होंने तमिल में लिखी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। उनमें से कुछ रचनाएं ऐसी थी, कुछ सॉन्ग्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। हिज न्यूमेरियस वर्क्स इंक्लूडेड फियरी सॉन्ग्स, किंडलिंग पेट्रोटिज्म ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उनके कुछ फियरी सॉन्ग्स, कुछ जोशीले गाने ऐसे थे जिन्होंने हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला को जलाए रखा और हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। बॉर्न इन इट्टयपुरम ऑफ द तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट इन 1882, ही वॉज बॉर्न इन Tirunelveli district in 1882. Bharati had early education in Tirunelveli and Varanasi and worked as a journalist with many newspapers including the Hindu, Bala Bharat, Vijaya, the Swadesh Mitran and India. In 1908, an arrest warrant was issued against Bharati by the government of British India for the revolutionary rioting, forcing him to flee to Pondicherry where he lived until 1918. 1908 में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया। उस अरेस्ट वारंट का रीज़न क्या था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू किया था? उसका कारण ये था कि वो इस बात से बहुत खफा थी, जो क्रांतिकारी रचनाएं सुब्रमण्यम भारती लिखते थे, जिनको पढ़ कर के हमारे देश की जनता उद्वेलित हो उठती थी, जिनको पढ़ कर के हमारी जनता को जोश आता था और हमारे देश को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ कर होने वाले आंदोलनों में भाग लिया करती थी। इस बात को सोच करके, इस बात को जान करके गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया, अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसके कारण उन्हें तिरुनेलवेली को छोड़ करके पांडिचेरी जाना पड़ा, जहां 1918 तक वो वहां रहे। भारतीज इन्फ्लुएंस ऑन तमिल लिटरेचर इज़ ए फिनोमिनल, ऑल्दो इट इज़ सैड दैट he was proficient in around 14 languages. His favorite language was Tamil. भारती का योगदान तमिल लिटरेचर में अभूतपूर्व है। ऐसा कहा जाता है कि वो 14 भाषाओं के जानकार थे, लेकिन उनकी सबसे फेवरेट भाषा जो थी वो तमिल थी। He was prolific in his output. He covered political, social, spiritual themes. The songs and poems composed by Bharati are very often used in Tamil cinema. जो सॉन्ग्स और जो पोएम्स उनके द्वारा लिखी गई, अधिकतर कई सारे तमिल मूवीज़ के अंदर उनको इस्तेमाल किया गया है, उनका प्रयोग किया गया है। किनके साथ में? म्यूज़िकल रिपरेटिवर के साथ में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। उन गानों का, उन कविताओं का तमिल सिनेमा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। तमिल आर्टिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड ही पेव्ड द वे फॉर मॉडर्न ब्लैंक वर्स। वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न ब्लैंक वर्स के लिए एक रास्ता तैयार किया था। आइए, सो नेक्स्ट स्लाइड बिलोंग टू द समरी ऑफ द पोएम। व्हाट इज द समरी? लेट्स सी। इन द पोएम विंड, द पोएट वांट्स टू से दैट वी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड करेजियसली। क्या बताता है इस पूरी पोएम में? पोएट बताता है हमको कि हमको हमारे जीवन के जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी हमारे जीवन में आने वाली विपदाएं हैं, उनको बहुत ही बहादुरी के साथ में और बहुत ही हिम्मत के साथ में उन सब चीज़ों का सामना करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए? क्योंकि कवि क्या कहता है, द पोइट हैज़ यूज्ड विंड एज ए सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। पोइट ने यहाँ विंड को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है, एक संकेतक के रूप में यूज़ किया है, जो कि पावर का और स्ट्रेंथ का, शक्ति और ताकत का एक सिंबल है। वो कहता है कि ताकतवान व्यक्ति या शक्तिवान जो लोग होते हैं वो कमज़ोरों को उखाड़ फेंकते हैं। अगर आपको इस दुनिया में टिके रहना है, अगर आपको अपने लाइफ के चैलेंजेस का सामना करना है, तो आपको बहादुरी दिखानी पड़ेगी, आपको मजबूती दिखानी पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से विंड, जिस तरीके से हवा जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उन सब को नष्ट कर देती है, उसी तरीके से जो मजबूत व्यक्ति होते हैं, मजबूत इरादों वाले व्यक्ति होते हैं, वही इस जीवन रूपी नैया को पार कर पाते हैं। He says that wind destroy all the things which are weak, like crumbling houses, doors, rafters, papers, hearts, etc. It can be our friend if we are strong in mind and body. यही हवा हमारी दोस्त भी बन सकती है अगर हम माइंडली और बॉडीली स्ट्रांग बन जाएं, तो यही हवा हमसे दोस्ती भी कर लेगी। एंड मेक फ्रेंडशिप विद द स्ट्रांग विंड, एंड वी हैव टू मेक आवर सेल्फ सो स्ट्रांग दैट वी मेक फ्रेंडशिप विद द स्ट्रांग विंड। हमको अपनी आप को इतना मजबूत बनाना है कि हम इस विंड के साथ में दोस्ती कर सके, इस स्ट्रांग विंड के साथ में दोस्ती कर सके। Now there is given the point-wise summary. The poet requests the wind to slow down its speed. The strong wind breaks the shutter of the windows, scatters the papers and throws down the books on the shelf. The poet asks the wind to come down and have a glimpse of the destruction it has made. The poet points out that the wind is very clever in making fun of the weaklings. Frail houses, doors, rafters, wood, bodies, lives, hearts are easily broken into fragments. The poet considers wind as God who won't obey your words. He winnows process of separating grain from chaff and crushes. Here the poet tries to say that God separates the emotionally strong people who are ready to face all hardships of life from the weak-hearted people who are always suppressed. The poet suggests to build strong houses, joint doors firmly, practice to make the bodies strong and make the heart unwavering to befriend the wind. Only if we are emotionally strong, we can overcome the challenges and obstacles of life. In the last 4 lines, the poet says that wind blows out weak fires, but it makes strong fires roar and flourish. The poet concludes saying that the wind is a good friend and we praise him every day. The message is that a weak person is not able to face the problems of life, but a strong-willed person will encounter the boldly accept the challenges of life and make the best of your life. Now come on the next slide. So this is the stanza-wise explanation. Come on the first stanza. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Then look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. So here in the first stanza, the poet personifies wind. Here he is using a figure of speech personification. विंड को पर्सोनिफाई किया गया है। सॉरी स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, विंड WIND होना चाहिए था। ओके, सो कवि क्या कहना चाहता है? कवि विंड को एड्रेस करते हुए कहता है, कम सॉफ्टली, थोड़ा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। विंडोज के शटर्स को, विंडोज के दरवाजे को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को हवा में इधर उधर मत फैलाओ, मत बिखराओ। स्कैटर मीन्स बिखराना, फैलाना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। उन किताबों को उसकी सेल्फ में से, उन अलमारियों में से मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो वहाँ तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन।
तुमने सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रोट रैन अगेन, और तुम दोबारा से जाकर के बारिश ले आए। दिस इज योर वी। तो यहाँ जिस तरीके से एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे विंड को संबोधित किया गया है। तो यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन का। द पोएट एड्रेसेस द विंड एंड आस्क इट टू ब्लो। विंड को एड्रेस करते हुए कहता है कि थोड़ा धीरे बहो, हवा को थोड़ा धीरे चलने के लिए वो कहता है। So the poet is saying that the poet addresses the wind and asks it to blow softly. He asks the wind not to break the shutters of the windows. He asks the wind not to throw papers here and there. He asks it not to throw down the books that are arranged on the shelf. The poet addresses the fast blowing wind and complains that it has thrown down all the books from the shelf. It has torn the pages of the books. It has blowed the rain again. After it, we have given here some questions which belong to this stanza. You may read it and you can also find the answer here. Now come on the next stanza. The next stanza is in this way. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बड़े ही चालाक हो, बड़े ही होशियार हो। कौन होशियार है? विंड। हवा को वो पर्सोनिफाई करते हुए कह रहा है, उसको एड्रेस करते हुए कह रहा है, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनका मजाक बनाने में यू आर वेरी क्लेवर, उनका मजाक बनाने में तुम बहुत ही होशियार हो। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्राइल मीन्स वीक, कमज़ोर। क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग मीन्स जर्जर अवस्था में जो मकान है। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो भी कमज़ोर और जो भी जर्जर चीज़ें हैं उन सब को ये विंड गॉड जो है वो कुचल देता है, उनको नष्ट कर देता है। जिस तरीके से विनोज, विनोज का मतलब क्या होता है? जब एक किसान किसी अनाज को छांटता है, उसमें से उसके छिलके को अलग करता है, तो वो क्या करता है? उनको मसल के और उसको हवा के अंदर उड़ाता है। तो छिलका जो है यानी जो कमज़ोर चीज़ है वो हवा के साथ उड़ जाती है, और जो मजबूत चीज़ है यानी कि जो अनाज है वो सीधा ज़मीन पे आकर के गिर जाता है। तो कवि यहाँ यही कहना चाहता है, जिस तरीके से विनोज किया जाता है, जिसके अंदर कमज़ोर चीज़ों को हवा बहा ले जाती है, उसी तरीके से हमारी जो ये हवा है वो कमज़ोर लोगों को नहीं छोड़ती, उन्हें बहा ले जाती है, उन्हें नष्ट कर देती है। तो ये जो विनोज, विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। यहाँ रूपक अलंकार यानी मेटाफोर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, जिसके अंदर मैंने आपको जैसा बताया कि विनोज का मतलब ये होता है कि छटनी कर देना, कमज़ोर को अलग कर देना, मजबूत को अलग कर देना। तो हवा भी यही काम करती है, कमज़ोर को अपने साथ उड़ा ले जाती है और मजबूत जो व्यक्ति है वो उससे बच जाता है। तो हमको अगर इस जीवन रूपी नैया को पार करना है तो हमको मजबूती के साथ में यहाँ खड़े रहना होगा। सो लेट्स सी। द पोएट सेज टू विंड दैट इट मेक्स फन ऑफ वीक things as well as weak creatures. The power of wind throws out and crushes all weak things like houses, doors, rafters. Rafters का मतलब जानते हैं? Rafters वो बल्लियाँ जो कि सपोर्ट देती हैं हमारी छत को, उनको राफ्टर्स कहा जाता है। वुड, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स, यहाँ तक कि वो जीवन को भी नहीं छोड़ती है। जो कमज़ोर जीवन वाले व्यक्ति होते हैं, जो कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भी ये हवा रूपी जो बहाव है वो इस जीवन में जीने नहीं देता, उनको तुरंत ही नष्ट कर देता है। तो यहाँ अगर आपको टिके रहना है तो मजबूती के साथ में ही टिके रहना होगा। दे ऑल फॉल विक्टिम टू द माइट ऑफ द विंड। ये सब शिकार बन जाते हैं इस विंड रूपी शक्ति का। नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट स्टैंजा। वी वॉन्ट डू व्हाट टू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, प्रैक्टिस टू फार्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। तो कवि फिर से संबोधित करते हुए कहता है ही वॉन्ट डू व्हाट टू टेल हिम। जो हवा है वो इतनी शक्तिशाली है कि इतना कहने के बाद भी ये हमारी बात नहीं मानेगी।
सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम साथ में आएँ और मजबूत मकान बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम दोनों दरवाज़ों को मजबूती से बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, हमें अपने शरीर पर हृदय को मजबूत बनाने का अभ्यास करना होगा। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और इसी के साथ साथ हमें अपने हृदय को भी मजबूत बनाना होगा। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, फिर हवा हमसे अपने आप ही मित्रवत व्यवहार करने लगेगी, एक दोस्ताना व्यवहार करने लगेगी। अगर हमें हवा को अपना दोस्त बनाना है तो हमें अपनी मजबूती दिखानी होगी। अगर हमें इस जीवन में पूर्णतः सफल होना है तो हमें मजबूत व्यक्तियों की तरह खड़े रहना होगा, नहीं तो कोई भी हवा रूपी झोंका आकर के हमें उड़ा ले जाएगा, बहा ले जाएगा। So the explanation is in this way. Wind has great might and it will not stop destroying us if asked to do so. Therefore, in order to face it, we have to build strong homes. We have to shut our doors firmly. We have to practice to make our body firm and the heart strong. Then alone we will be able to face the wind. Then the wind will be a friend to us. तभी हवा हमारे दोस्त बन पाएगी। चलिए लास्ट स्टैंजा देखते हैं। Now this is the last stanza of the poem. The wind blows out weak fires. जो हवा है वह कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, यानी जो धीमी जलने वाली आग है वो तो उस हवा से बुझ जाती है। बट what happened with the fire which roars very high? He makes strong fire roar and flourish. लेकिन जो ज़्यादा भड़कने वाली आग है उसे वह और भड़का देती है। His friendship is good. We praise him every day. उसकी फ्रेंडशिप हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम रोज़ इसकी प्रशंसा करते हैं, जिससे ये हमारी मित्र बन जाए, हमारी दोस्त बन जाए। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल पोइट ने यहाँ देने की कोशिश की है कि कमज़ोर जो आग है, जो हल्की फुल्की आग है, वह तो इस हवा के द्वारा बुझा दी जाती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है वह इस हवा के द्वारा और भड़का दी जाती है, वह और भभक जाती है, वह और भड़कने लगती है और वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में अचानक से आग लगा देती है। So let's see the explanation. The poet says that the wind blows off the weak fires, but it makes the strong fire stronger. In the same way, if we are strong, then the wind will make us stronger. इसी तरीके से अगर हम मजबूत होंगे तो यह हवा हमें और मजबूत बनाएगी। जैसे मजबूत आग को हवा और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती है, उसी तरीके से अगर हम मजबूत हैं तो यह हवा रूपी जीवन हमें और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। थैंक यू।